Assalamu alaikum dear students. Today the topic of lecture is quantitative and qualitative instruments of monetary policy. In the last lecture, we have discussed 4 quantitative instruments of monetary policy. Today we will discuss 2 more quantitative methods and then we will discuss the qualitative instruments of monetary policy. The fifth important quantitative instrument of monetary policy is changes in marginal requirements. What are the marginal requirements? In fact, commercial banks do not give loans against leaves. Rather, they ask for pledges to make. How much a person will have to pledge is settled by the central bank. This is given the name of the marginal requirements. गोया जब भी आप कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएं तो कमर्शियल बैंक उसके अगेंस्ट कुछ जमानत तलब करता है. वो कभी भी लोन हवा में तख्लीक नहीं करता. अब एक जमानत के अगेंस्ट कितना लोन जारी किया जाएगा इसका इन्हिसार सेंट्रल बैंक पर होता है. ये सारे का सारा मैकेनिज्म सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है और ये हमारा मुख्ततिम तकाज़ा या मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाती है. जैसे अगर एक फ़र्द 1 लाख रुपए की ज़मानत लेकर आता है तो एक कमर्शियल बैंक उसको पूरे 1 लाख का कर्जा जारी नहीं करता बल्कि 20% रख लेता है और 80% कर्जा जो है वो जारी करता है. तो ये जो 20% है ये हमारी मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाती है कि इतना जो है वो कम कर्जा दिया जाएगा. So, the central bank can bring changes in the marginal requirements. If there is inflation in the economy, the marginal requirements will increase. In this way, people will get less loans. As a result, supply of money will decrease. लोग कम लोन किस तरह हासिल करेंगे? जाहिर है मार्जिनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो चुकी है. अब वो जो भी ज़मानत पेश करेंगे उसके अगेंस्ट उनको पहले से कम मिकदार में कर्जा जो है वो दिया जाएगा क्योंकि मुख्ततिम तकाज़ा या मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है. अब उन्हें 1 लाख के अगेंस्ट जो है वो 80 की बजाय जो है वो 70% जैसे कि 70,000 जो है वो लोन मिलेगा. इस तरह इकोनॉमी में कम लोन जो है वो जनरेट होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी और तमाम तर फैक्टर्स जिनको हमने पहले भी स्टडी किया जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, प्राइसेस कम होने लगेंगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी. While in the case of the deflation, the marginal requirements are decreased. Hence, people will get more loans from the commercial banks. यानी अगर डिफ्लेशन में अगर हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स या मुख्ततिम तकाज़े को कम कर दें कि 20 की बजाय 10% कर दें, अब एक जो है वो ज़मानत के अगेंस्ट हम जो है वो 90,000 तक यानी 1 लाख की ज़मानत के एज जो है वो 90,000 तक जो है वो कर्जा जो है वो दिया जा सकेगा. यूँ लोन इकोनॉमी में ज़्यादा प्रीवेल करेगा जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को भी इंसेंटिव मिलेगा. वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करेगा, प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी और नतीजतन डिफ्लेशन से बाहर आया जा सकेगा. एज अ रिजल्ट और रिजल्ट के तौर पे क्या होगा, मनी सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और यूँ आप डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकेंगे. गोया मार्जिनल रिक्वायरमेंट में कमी बेशी करके सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. The last quantitative instrument of the monetary policy, which we'll discuss here, is credit ceiling or the rationing of credit. The central bank can issue directions that loans will be given to commercial banks up to a certain limit. As a result, the commercial banks will be careful in advancing loans to the people. But this is a very strict method hardly adopted by the central bank. Moreover, if the commercial banks are having other sources to borrow, they will not bother for this policy. गोया क्रेडिट रॉशनिंग कर दी जाती है जिसके तहत सेंट्रल बैंक एक ख़ास हद से ज़्यादा कर्जा कमर्शियल बैंक्स को जारी नहीं करता.
कमर्शियल बैंक्स भी अपनी कर्जा देने की पॉलिसी को इसलिए स्ट्रिक्ट कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त सेंट्रल बैंक किसी भी मुश्किल वक्त में उनको कर्जा फराहम नहीं करेगा। लेकिन बाज़ औक़ात ये पॉलिसी इतनी भी कामयाब नहीं होती और इतनी ज़्यादा पसंदीदा भी नहीं होती, क्योंकि इसमें हम कमर्शियल बैंक की जो लोन देने की पावर है उस पर डायरेक्टली एक चेक अप्लाई कर रहे होते हैं, जो कि यकीनन बैंक्स की तरफ से अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। और फिर इसके अलावा हो सकता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व्स पड़े हों और वो उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी कर्जा देने की जो पावर है उसको अफेक्ट होने ना दें और इन्फ्लेशन में भी कर्जा जारी करते रहें। चाहे ये पॉलिसी अडॉप्ट तो की जाती है, लेकिन चूंकि ये एक सेंट्रल बैंक की तरफ से एक डायरेक्ट एक्शन होता है जो बाज़ औक़ात तो बहुत कामयाब होता है और बाज़ औक़ात इतना कामयाब नहीं भी रहता। नाउ हियर वी विल डिस्कस द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव, जिसमें हम जो क्रेडिट या लोन है उसकी पावर को हम फिजिकली जो है वो अफेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो क्वालिटेटिव मेथड्स कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए भी हम मॉनेटरी पॉलिसी के इन इंस्ट्रूमेंट्स को अप्लाई करते हुए मनी सप्लाई को कमोबेश किया जा सकता है। मॉरल सुएशन, इट इज़ कंसर्न्ड विद जस्ट एज अ मॉरल रिक्वेस्ट by the central bank to commercial banks that the loans should not be given for the unproductive fields such which creates inflation. Again, loans should not be given for speculative purposes and hoarding, but such like request could be effective only in the developed countries. क्योंकि अगर इकोनॉमी में बहुत इन्फ्लेशन हो तो आमतौर पर सेंट्रल बैंक की कोशिश ये होती है कि क्रेडिट को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए, जैसे कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए क्रेडिट दिया जाए कि जिसके नतीजे में एक तरफ अगर आप लोन दे रहे हैं तो दूसरी तरफ यानी क्रेडिट ज़्यादा मिकदार में उसकी क्रिएशन हो रही है, तो दूसरी तरफ गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस हों। यानी अगर लोन दिया जाए तो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए दिया जाए, जैसे इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या ट्रेड पर्पसेस के लिए। लेकिन जो अनप्रोडक्टिव पर्पसेस हैं उनके लिए जो लोन है वो ना दिया जाए, जैसे कि स्पेकुलेटिव पर्पसेस यानी जस्ट शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स की खरीदो फरोख्त के लिए। स्पेकुलेटर्स ये करते हैं कि जब शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर की प्राइसेस कम हो जाती हैं तो तब वो इन्हें ख़रीद लेते हैं और जब इनकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं तो तब इन्हें फ़रोख्त कर देते हैं। कीमत का ये जो दरमियानी फ़र्क है ये इनका मुनाफा बच जाता है। स्पेकुलेटर्स चूँकि टोटली नॉन प्रोडक्टिव बेस पर अपना प्रॉफिट हासिल करते हैं, इसलिए इस मकसद के लिए आमतौर पर कर्जा जो है वो जारी करना पसंदीदा नहीं होता, क्योंकि उनकी इस प्रॉफिट के नतीजे में कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, मुल्क में गुड्स एंड सर्विसेज में इजाफा नहीं हो रहा होता। इसी तरह होर्डिंग के पर्पस के लिए ताकि गुड्स एंड सर्विसेज को सिर्फ इस मकसद के लिए जो है वो पीछे स्टोरों में रख लिया जाए ताकि इनकी शॉर्टेज ज़ाहिर करके प्राइसेस में इजाफा किया जाए। चाहे इन दोनों मकासद के लिए यानी स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए भी और होर्डिंग के लिए भी आमतौर पर कर्जा जारी नहीं किया जाता, क्योंकि ये टोटली नॉन प्रोडक्टिव फील्ड्स हैं। लेकिन ये आमतौर पर देखने में आया है कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें तो इस किस्म की रिक्वेस्ट को बहुत वेलकम कहा जाता है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक का जो एक्सपीरियंस है वो इससे डिफरेंट है। The other and the very important qualitative instrument of monetary policy is the consumer credit control. ये आम तौर पर कंज्यूमर जितना भी कर्जा लेते हैं जो कि वो मुख्तलिफ किस्म की गुड्स को इस्तेमाल करने के लिए, ख़रीदने के लिए मुख्तलिफ किस्म के शॉपकीपर से कर्जा लेते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ज़्यादातर हम इन्फ्लेशन के दौर में अप्लाई करते हैं। इन्फ्लेशन में जबकि सेंट्रल बैंक की हमेशा कोशिश ये होती है कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करे, इसको कम करने की कोशिश करता है। चाहे ऐसी सूरत हाल में सेंट्रल बैंक तमाम तर कमर्शियल बैंक्स को इस बात की जो है वो डायरेक्शंस देता है कि कंजम्पशन पर्पसेस के लिए कर्जा जो है वो ज़्यादा मिकदार में जारी ना किया जाए, और अगर कर्जा दिया भी जाए तो बहुत ही सख्त शराइत पर दिया जाए। ये कर्जे जब भी आम तौर पर
कंज्यूमर पर्पसेस के लिए कर्जा लिया जाता है जो कि कंज्यूमर क्रेडिट कहलाता है। कंज्यूमर क्रेडिट के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात तो ये कि वो जो भी कमोडिटी खरीदने जा रहा है उसकी डाउन पेमेंट कितनी है और इंस्टॉलमेंट्स कितनी हैं। डाउन पेमेंट से मुराद है कि उस कमोडिटी की प्राइस का कितना हिस्सा वो यकमुश्त अदा करने जा रहा है, यानी लमसम पे करने जा रहा है, जो कि डाउन पेमेंट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कि उसको इस कमोडिटी का 30% जो है वो डाउन पेमेंट के तौर पर फ़ौरन अदा करना है, लमसम यानी यकमुश्त अदा करना है, और बाकी जो उसकी प्राइसेस का 70% है वो मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट में वो पे कर सकेगा। अब यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक है कमोडिटी की डाउन पेमेंट और एक है कमोडिटी की बाकी बच जाने वाली प्राइस की इंस्टॉलमेंट्स। जब इन्फ्लेशन के दौर में ये पॉलिसी ज़्यादा बेहतर तौर पे अप्लाई हो जाती है, वैसे डिफ्लेशन में भी अप्लाई कर ली जाती है। इन्फ्लेशन में डाउन पेमेंट को बढ़ा दिया जाता है और इंस्टॉलमेंट्स को कम कर दिया जाता है। अब एक फ़र्द को कोई भी कमोडिटी परचेज करते वक्त उसकी जो डाउन पेमेंट है वो ज़्यादा मिकदार में पे करना पड़ती है। जैसे पहले अगर 30% पे करना पड़ती थी तो अब उसको लमसम फ़ौरन 40% जो है वो फ़ौरन अदा करना पड़ेगी। बाकी 60% जो कमोडिटी की प्राइस है उसको भी थोड़ी इंस्टॉलमेंट में, थोड़ी किस्तों में जो है वो उसको वापस करना पड़ेगा। इस तरह कर्जा की पॉलिसी ज़्यादा सख्त बना दी जाती है और कंज्यूमर ज़्यादा मिकदार में लोन अवेल नहीं कर सकते। लोन इकॉनमी में कम प्रिवेल करता है, इन्फ्लेशन कम हो जाती है क्योंकि प्राइसेस भी कम होने लगती है और तमाम तर इकोनॉमिक एजेंट भी नीचे आना शुरू हो जाते हैं। डिफ्लेशन में आमतौर पर डाउन पेमेंट कम कर दी जाती है और इंस्टॉलमेंट्स को ज़्यादा कर दिया जाता है कि लोग ज़्यादा एक साथ में बड़ी आसानी के साथ जो है वो उसकी प्राइस को पे कर सकते हैं, और डाउन पेमेंट कम कर दी जाती है। जैसे 30 से कम करके सिर्फ 20% कर दी जाए तो उसको थोड़ी सी कीमत अदा करके वो शय को हासिल कर लेता है और बाकी भी तो उसकी कीमत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी के साथ में अदा करता रहता है। यूँ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों में इसको जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दी थर्ड qualitative instrument of the monetary policy is the direct action. The instrument of the direct action is concerned with the policy of the central bank against commercial banks. It can refuse to give loans to the commercial banks. The central bank will not advance loans to the commercial banks for these sectors which create inflations. Moreover, if commercial banks do not follow the instructions of the central bank, it will refuse to lend the commercial banks. But this is a very strict method and it is hardly adopted by the central bank. गोया सेंट्रल बैंक डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है, स्पेशली उन कमर्शियल बैंक्स के खिलाफ जो कि उसकी पॉलिसीज़ पर अमल नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे पहले सेंट्रल बैंक शदीद इन्फ्लेशन या शदीद डिफ्लेशन में कमर्शियल बैंक से एक मॉरल रिक्वेस्ट करता है कि या तो कर्जे को ज़्यादा जारी किया जाए जैसे डिफ्लेशन में, या कर्जे को कम जारी किया जाए जैसे कि इन्फ्लेशन में। लेकिन अगर कोई कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा होता तो सेंट्रल बैंक उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेता है। सेंट्रल बैंक उसके जो बिल्स होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, उसको डिस्काउंट नहीं करता। सेंट्रल बैंक उसको जो है वो कर्जा नहीं देता। इस तरह सेंट्रल बैंक जो है उसके कर्जा को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर देता है। यूँ डायरेक्ट एक्शंस के ज़रिए सेंट्रल बैंक किसी भी बैंक को इस बात पर मजबूर करता है कि वो उसकी पॉलिसीज़ पर अमल करे। एंड द लास्ट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज पब्लिसिटी। द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री is the overall in charge of economic stability of the country. Its aim is to protect the economy from inflation and deflation. For this purpose, it analyzes the whole economy. It keeps an eye over the activities of the commercial banks. If the commercial banks are found advancing loans which create inflation, their activities will be unhealthy for whole economy. The central bank can blacklist such banks, thus to avoid such bad reputation is in future they will be careful in advancing loans. गोया पब्लिसिटी भी सेंट्रल बैंक के पास एक बहुत बड़ा हथियार है
वैसे भी हम जानते हैं कि सेंट्रल बैंक मुख्तलिफ किस्म के बैंकिंग इश्यूज भी निकालता रहता है और इस किस्म की मुख्तलिफ किस्म की अपनी पब्लिसिटी में, जैसे कि सेंट्रल बैंक किसी मुल्क का, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान भी इशू करता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की बैंकों की कारकर्दगी के बारे में भी मुख्तलिफ किस्म की अशात करता रहता है और इसमें वो देखता है कि मुख्तलिफ किस्म के बैंक जो हैं वो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी पर किस हद तक अमल कर रहे हैं और इसके अलावा ये भी कि क्या सेंट्रल बैंक तमाम तर बैंक्स की जो है वो उनकी बैंकिंग की जो है वो क्या सिचुएशन है, प्रॉफिट और इसके अलावा जो है वो मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में उनका क्या किरदार है। अब चूंकि हर बैंक सेंट्रल बैंक की गुड बुक्स में रहना चाहता है, इसलिए उसकी हमेशा ये कोशिश होती है कि सेंट्रल बैंक्स मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ लेकर आ रहा है वो उस पर वैसे ही अमल करे। अगर कोई बैंक उस पर अमल नहीं कर रहा होता तो सेंट्रल बैंक जो है उसको बाकायदा ब्लैक लिस्ट कर देता है। और चूंकि अगर किसी भी बैंक के बारे में ये रेपुटेशन फैल जाए कि वो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ पर अमल नहीं कर रहा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हासिल करने की बजाय ऐसे इक़दाम कर रहा है या उन डिपार्टमेंट्स को लोन दे रहा है, नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लोन दे रहा है जो इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पैदा करने की बजाय जो है वो इकोनॉमी को डिमोशन की तरफ लेकर जा रहा है, तो ये एक ऐसी रेपुटेशन होती है जो कोई बैंक भी अपने साथ अटैच करना नहीं चाहता। इसलिए तमाम तर बैंक बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं और वो लोन्स को एडवांस करते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक जो है ये एक लेंथी टॉपिक था। ये आज हमारा 2 लेक्चर्स में मुकम्मल हुआ। हमने इसमें देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सबको हासिल करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास ऐसे कौन से टूल्स हैं, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको अप्लाई करके वो अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकता है। सेंट्रल बैंक का वैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्पस है, जैसा कि हमने पहले भी देखा, वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक और मॉनेटरी स्टेबिलिटी है और इसके लिए हमने देखा उसके पास जो हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स हैं जिनकी मदद से वो इस मेन ऑब्जेक्टिव को हासिल करता है वो 2 तरह के हैं, क्वांटिटेटिव भी हैं और क्वालिटेटिव भी हैं। कि दोनों तरह के मेथड्स हमने इन डिटेल डिस्कस किए कि इन मेथड्स को वो इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में किस तरह जो है वो इस्तेमाल करेगा।